नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 16 महाजनपद को लेकर के। ठीक है। सो इससे पहले हम लोग लगभग काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस सेशन लगातार कर रहे हैं, और लगातार का मतलब है कि हम लोग काफ़ी दिनों से सेशंस को अपने बैक टू बैक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर हम 16 महाजनपद और 16 महाजनपद के बाद में हम विदेशी आक्रमणों को देखेंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण में हम सामान्यतः बात करेंगे कि डेरियस प्रथम, दारा प्रथम के आक्रमण कैसे हुए हैं या सिकंदर के आक्रमण कैसे हैं। कहने का मतलब है कि यूनानी और क्या कहते हैं ईरानी, ये जो दोनों आक्रमण हुए हैं विदेशी, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हम 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ और मैं अगर जूम करने की कोशिश करूँ तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप देख पाएंगे। ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कौन सा 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं यहीं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये मैंने क्या लिख दिया अचानक कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र क्या है। तो अंगुत्तर निकाय की मैं बात करूं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। और इसकी मैं बात करूं तो ये जैन धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं पे अगर आप महर्षि पाणिनि की बात करेंगे तो जो महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना लिखी है, महर्षि पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। महर्षि पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया, लेकिन हम उसे उतना अथेंटिक नहीं मानते। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र का वाला हम इसे अथेंटिक मानते हैं, देखने समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 16 महाजनपदों में आता है वह है काशी। काशी पे कहाँ देखने को मिलेगा? सो मेरे दोस्त, ये वाला एरिया है आपका काशी, और इसकी राजधानी है वो है बनारस। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लूँ जिससे कि अगर मैं अंडरलाइन या सर्किल करूँ तो आप आराम से पकड़ ले जाएं। ये वाला रीजन है काशी, और काशी की राजधानी है बनारस। तो ये आपकी पहली महाजनपदों में से एक देखने को मिल जाएगा। इसी के जस्ट बगल में ऊपर आपको देखने को मिलेगा कोसल। ये कोसल। और अगर मैं कोसल की बात करूं तो कोसल की राजधानी क्या थी? तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसी के बाद में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंग मिल जाएगा। अंग की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक, अंग की राजधानी थी चंपा। इन सब में जो सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा वो है आपका मगध, और मगध की राजधानी थी राजगृह, या जिसे आप राजगीर के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में आप और भी देखेंगे तो यहाँ पे वज्जी भी आपको मिल जाएगा। मगध के साथ में आपको वज्जी भी मिल जाएगा, आपको कुशीनगर भी मिल जाएगा। कुशीनगर के साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे चेदी मिल जाएगा, और जो चेदी की राजधानी है वो क्या थी? सुक्तिमती। ये वाला राजधानी है, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। एंड इसी के साथ में आपको अवंती भी मिलेगा। अवंती की 2 राजधानी थी, एक तो राजधानी थी उज्जैनी और दूसरी राजधानी थी महिष्मती। दक्षिण भारत का एकमात्र 16 महाजनपदों में से जनपद वो था अश्मक, और अश्मक की राजधानी क्या थी? तो मेरे दोस्त, अगर मैं अश्मक की राजधानी की बात करूं तो अश्मक की राजधानी थी पोटली। ठीक, वहीं पे आपको कुरु मिल जाएगा जो हरियाणा वाला रीजन है, हस्तिनापुर वाला रीजन है। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ये आपको पंचाल देखने को मिल जाएगा, ये आपको मत्स्य देखने को मिल जाएगा, ये आपको सूरसेन देखने को मिल जाएगा। सूरसेन की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो ऊपर वाले रीजन्स में मेरे दोस्त आपको क्या मिल जाएगा? तो ऊपर वाले रीजन्स में आपको 2 राज्य जो महाजनपद देखने को मिलेंगे। एक तो आपको कंबोज देखने को मिलेगा, ये एक तो कंबोज देखने को मिलेगा, और कंबोज के साथ ही में एक आपको देखने को मिल जाएगा गांधार। एक आपको कंबोज मिलेगा और एक गांधार मिलेगा। याद रखिएगा ये आपका तक्षशिला है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ थोड़ा सा,
तो गांधार, तक्षशिला इसी वाले रीजन से अशोक के 2 अभिलेख हैं, उन दोनों अभिलेख भी इन्हीं वाले रीजन से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से 2 अभिलेख अशोक के आपको देखने को मिल जाएंगे? तो मेरे दोस्त अगर मैं अशोक के उन 2 अभिलेखों की बात करूं जो यहाँ से सामान्यतः आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अगर मैं बात करूं ब्रह्मगिरी, ये दक्षिण भारत वाला ब्रह्मगिरी, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा सहबाजगढ़ी। क्या मिलेगा? सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी, और सहबाजगढ़ी के साथ में आपको मिलेगा मानसेहरा। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों अभिलेख आपके अफ़गानिस्तान वाले रीजन से हैं जो अशोक के माने जाते हैं। इन दोनों की भाषा कैसी है? तो इन दोनों की भाषा खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, या खरोष्ठी लिपि में ये लिखी गई है। शायर-ए-कुना ये द्विलिपिक वाली भाषाएं हैं, या 2 लिपिक में लिखी गई अभिलेख है। जब हम अशोक के अभिलेख पर बात करेंगे तो वहाँ पर आएंगे, बट चूंकि हम यहाँ 16 महाजनपद की बातें कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसी के साथ में अशोक के अन्य अभिलेखों की मैं बात करूँ तो तक्षशिला और लघमान, ये जो मैं तक्षशिला वाला दिखा रहा हूँ, तक्षशिला और लघमान ये दोनों अरामाइक में लिखा गया था। किसमें? अरामाइक। ये दोनों लिखा गया है अरामाइक। मैं 16 महाजनपदों के साथ में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देते हुए चलता हूँ। वहीं कंधार की अगर मैं बात करूँ तो कंधार से आपको मिलेगा शायर-ए-कुना, जो सामान्यतः अरामाइक और ग्रीक द्विभाषिक में लिखा गया है। बहुत मज़ा आएगा मेरे दोस्त, अगर आप पढ़ेंगे उस चीज़ को तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो इन सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब हम इसकी एक राजधानी, ये ओवरऑल आपका व्यू जनरेट हो गया है कि कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं या कहाँ पे कौन सा नगर है। अभी जब हम लोग आगे बात करेंगे तो शायद अब आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और ईजिली आप उसे फैच कर ले जाएंगे या ईजिली आप उसे कोरिलेट कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे हम लोग अपने एक एक महाजनपद, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण बातों के साथ में उनकी राजधानी को देखें, क्योंकि 16 महाजनपदों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इनकी राजधानी को लेकर के पूछा गया है कि सामान्यतः आपको दे दिया जाएगा कोई एक महाजनपद और उसकी राजधानी पूछा जाएगा, या सामान्यतः होता क्या है कि आपसे राजधानी मैच करवाने के लिए दे दिया जाता है। तो हम एक एक को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आपका महाजनपद है वो है काशी, और काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी थी बनारस। अगर सामान्यतः मैं बात करूं कि बनारस को या काशी को खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है बीबी लाल को। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करते चलता हूं, जो इम्पोर्टेंट है वही, सब पे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वहीं पर। सामान्यतः आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत में जो वर्णित अधिकांश स्थल का जो खोज किया गया है काशी और बनारस वाले रीजन से, उसकी खोज किसने की थी? तो बीबी लाल ने किया है। खोज किसने किया है? तो मेरे दोस्त बीबी लाल ने किया है। उसी के बाद में अगर मैं कौशल की बात करूं तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और अगर श्रावस्ती के बारे में आप देखेंगे तो श्रावस्ती का वास्तुकार कौन था? अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्रावस्ती का वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार देखेंगे तो महागोविंद, जिसने चंपा को भी डिज़ाइन किया था। कौन है? महागोविंद। आपको महागोविंद देखने को मिलेगा, और इसी महागोविंद ने चंपा को भी डिज़ाइन किया था। और अगर मैं श्रावस्ती की बात करूँ तो श्रावस्ती का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्ध चंद्राकार है। ये कई बार पूछा गया है कि श्रावस्ती का डिज़ाइन किस आकार का है, तो वो अर्धचंद्राकार के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी? श्रावस्ती की मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, ये वास्तुकार इसके नहीं है, चंपा के हैं। चंपा के, इसके ये वास्तुकार हैं, इसके वास्तुकार हैं, ना कि इसके हैं। ठीक है, दिमाग ही है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन ये वाला मैंने आपको सही बताया है कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है? वो अर्धचंद्राकार ही है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं अंग की बात करूं तो अंग की राजधानी, अच्छा एक चीज़ और, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया है वो श्रावस्ती में, मतलब श्रावस्ती अगर आप देखेंगे तो इस वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया है? तो वो सारनाथ में दिया था। तीसरी की मैं बात करूँ तो अंग की राजधानी चंपा, और अगर मैं थोड़ा सा चंपा की बात करूँ तो चंपा का वास्तुकार कौन है? ये महागोविंद है, जिन्होंने चंपा को डिज़ाइन किया था। और बिंबिसार ने इसे अपने शासनकाल में मगध में मिलाया था। किसने? चंपा को बिंबिसार ने मिलाया था। ये भी एक बार पूछा गया है। बिंबिसार ने जो एक्वायर किया है, बिंबिसार मिलाया था।
कहाँ पे मिलाया है? तो मेरे दोस्त बिंबसार जो मिलाया है वो मिलाया था मगध में। ये एक बार पूछा गया है, क्योंकि सामान्यतः खास बात है क्या है कि बिंबसार ने जब एक्वायर करना स्टार्ट किया इन अलग अलग महाजनपदों में, तो अंग उसमें से स्टार्टिंग में से एक रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा मगध, और मगध सबसे शक्तिशाली शासकों में से या राज्यों में से एक रहा है। इसकी राजधानी थी गिरिवज्र या राजगृह। वहीं पे अगर मैं मगध की बात करूँ तो मगध प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है? तो ये पटना वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे ये 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, इसकी जो राजधानी थी। हालांकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किससे? 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा था? तो वो आपका मगध है। आगे चल के आप देखेंगे कि राजगृह की जो राजधानी बनाई गई थी, पाटलिपुत्रा जब बनाई गई है, तो चूंकि पाटलिपुत्रा जो है, पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के जंक्शन पर है, गंगा एंड सोन नदी के जंक्शन पर है, इसलिए पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया था। वहीं पे अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र दुर्ग तो अजातशत्रु ने बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पे उदयन ने बनाया है। ये बात आप याद रखिएगा। वहीं पे आप देखेंगे कि आगे चल करके पाटलिपुत्रा में जब अशोक आया है, तो पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल पे ही तीसरी बौद्ध संगीति भी देखने को मिली है। अगर मैं वज्जी की बात करूं तो वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला थी। वहीं पे अगर मैं वज्जी की बात करूं तो वज्जी में आप देखेंगे कि यहाँ के जो राजा थे ये जनक की टाइटल को होल्ड करते थे। किसकी? ये जनक की टाइटल को होल्ड करते थे, जनक की टाइटल, ठीक है, जनक की टाइटल को ये लोग होल्ड करते थे। और सामान्यतः माना जाता है कि जो सीता जी के पिता है उनका नाम श्रीध्वज, उन्हीं को जनक कहा जाता था। साथ ही में जनक ने याज्ञवल्क्य को ज्ञान की शिक्षा दी थी। ये भी याद रखिएगा कि जनक जी ने याज्ञवल्क्य को किसकी दी शिक्षा दी थी? ज्ञान की शिक्षा दी थी, ज्ञान की शिक्षा दिए थे। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के साथ में आप देखेंगे कि याज्ञवल्क जो है इनका याज्ञवल्क और क्या कहते हैं गार्गी संवाद, याज्ञवल्क और गार्गी संवाद मैंने ऑलरेडी आपको वैदिक में बताया है, बट यहाँ भी बता दूँ याज्ञवल्क और गार्गी संवाद ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो मेरे दोस्त याज्ञवल्क और गार्गी संवाद आपको ये वृद्धरायण उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अगर चेदी की बात करूँ तो चेदी की राजधानी क्या थी? शाक्तमती। चेदी की राजधानी शाक्तमती। और ये किसके लिए विख्यात था? ये मोतियों के लिए विख्यात था। किसके लिए? मोतियों के लिए। याद रखिएगा जो चेदी है ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। बुंदेलखंड वाला रीजन है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वर्तमान का जो मेरठ वाला रीजन है या हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मत्स्य की राजधानी क्या है? तो मत्स्य की राजधानी है बैराट नगर। अशोक का जो बैराट अभिलेख है या भाब्रू अभिलेख वो यहीं से मिला है। किसका? अशोक का बैराट या भाब्रू अभिलेख कहाँ से मिला है? तो अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है वो बैराट नगर से ही मिला है। अस्मक की राजधानी, तो अस्मक की पोतली है। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। कंधार की राजधानी तक्षशिला, जो मैं ऑलरेडी अभी ब्रीफिंग और डिटेल्ड भी मैं ऑलरेडी आपको किया हूँ तक्षशिला वाले को लेकर के। मल्ल की राजधानी पावापुरी या कुशीनगर है। यहीं पे देखेंगे तो महात्मा बुद्ध को BUDDHA, महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। क्या है परिनिर्वाण का मतलब? मृत्यु। और निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। मैं वत्स की बात करूं तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी के साथ ही में अगर आप देखेंगे तो ये इलाहाबाद वाला जो रीजन है उस रीजन में देखने को मिलेगा। और कौशाम्बी का जो उल्लेख हुआ है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये सातपत ब्राह्मण में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सातपत ब्राह्मण में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। पंचाल की राजधानी काम्प्लेन या अहिछत्र भी मिलेगा। सूरसेन ये मथुरा वाला रीजन है। साथ ही में अगर आप देखेंगे
ऐसा माना जाता है कि जो अहिछत्र है या पंचाल वाला रीजन है, मुझे रिकॉल आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जो पंचाल वाला रीजन है, ऐसा माना जाता है कि जो सारे उपनिषद हैं वो यहीं पर लिखे गए हैं क्षत्रियों के द्वारा। सारे उपनिषद, ऐसा माना जाता है कि सारे उपनिषद यहीं पर लिखे गए हैं, सारे उपनिषद यहीं लिखे गए हैं। अवंती की राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती, इसकी जो दो राजधानियां हुई हैं, और कंबोज की राजधानी हाटक या अथवा लाजपुर। तो ये दो सामान्यतः आपको देखेंगे। और जो हाटक है ये किसके लिए फेमस था, तो ये अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए फेमस था। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को देख लिया है। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे विभिन्न एग्जामों में, हम उन प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन नगर महाभारत या महाभास से दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन है माध्यमिका, बैराट नगर, काकोट या रैंड। तो मेरे दोस्त, अगर मैं रैंड की बात करूँ तो महाभारत और महाभास, इन दोनों में सामान्यतः माध्यमिका और बैराट नगर, भाब्रू वाला, इन दोनों का उल्लेख है। किसका है, इन दोनों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए यहाँ पर मेरे दोस्त को राइट ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन कहना ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाएगा। मतलब महाभास और महाभारत में दोनों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। सो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाई थी, तो उदयन ने बनाया है। किसने बनाया है, उदयन ने। और ये उदयन किस वंश का है, तो मेरे दोस्त उदयन है हर्यक वंश का। किस वंश का है, हर्यक वंश का है। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृ हंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश के 3 शासकों में इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसका संस्थापक कौन है, एक तो है इसका संस्थापक बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार का पुत्र कौन है, तो बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। क्या है, अजातशत्रु है। और अजातशत्रु का पुत्र कौन है, इसका पुत्र है उदयन। ठीक, इसका पुत्र है उदयन। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। मतलब बेटा अपने पुत्र की हत्या करके गद्दी को स्थापित कर रहा है, गद्दी को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। सामान्यतः मगध में अगर आप देखेंगे, मगध जब साम्राज्य की स्थापना हुई है तो मगध में बैक टू बैक आपको 3 वंश देखने को मिलेंगे। उनमें से पहला वंश था हर्यक वंश। कौन है, हर्यक वंश। दूसरा है आपका नागवंश या शिशु नागवंश, शिशु नागवंश। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा नंदवंश। ये 3 वंश बैक टू बैक मगध वाले रीजन्स पे देखने को मिलेंगे। और नंद वंश की ही, घनानंद की हत्या करके आप देखेंगे इसी वाले रीजन से फिर किसकी स्थापना की गई है, मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। सो ऑप्शन के तौर पे उदयन। अब देखते हैं क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क। सो मेरे दोस्त, अगर उदयन का नाम नहीं है तो पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी बनी है, चंद्रगुप्त ने बनाया है। आई मीन मौर्यों की राजधानी भी पाटलिपुत्र रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अशोक के शासनकाल पे 3री बौद्ध संगीति हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में 4थी बौद्ध संगीति हुई है। अशोक के शासनकाल वाला आप देखेंगे तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ है, और कनिष्क के शासनकाल वाली जो बौद्ध संगीति हुई है ये कुंडलवन में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदयन वासदत्त की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, महिष्मती से, मथुरा से या कौशाम्बी से। सो मेरे दोस्त, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं किसकी, वासदत्त की, तो इसका दरअसल पूरा नाम है, एक तरीके से आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम है स्वप्नवास दत्तम। क्या नाम है, स्वप्नवास दत्तम। और ये एक रचना है, ये किसकी रचना है, महाकवि भास की। महाकवि भास के द्वारा ये लिखा गया एक नाटक है। क्या है, एक ये नाटक है। और ये नाटक किस पे लिखा गया है, तो ये जो नाटक है ये सामान्यतः माना जाता है कि उदयन, और उदयन के साथ ही में जो अवंती नरेश प्रघोत हैं, अवंती नरेश चंड प्रघोत की जो पुत्री है वासदत्ता की प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसका है, एक तो उदयन है, हमारे उदयन भैया हैं, और उदयन भैया के प्लस में मैं कर दूं, प्लस का मतलब है इन्हीं के साथ में किसका दिखाया गया है, तो जो आपके अवंती राज्य है, महाजनपद है अवंती राज्य का जो राजा है, अवंती राज्य के राजा प्रघोत की पुत्री
प्रघोत के, चंड प्रघोत यहाँ के शासक थे, इनकी पुत्री थी और पुत्री का क्या नाम था, उसी का नाम था वासदत्त, वासव दत्ता नाम था। तो इसी वासव दत्ता के नाम पर ही महाभास ने नाटक लिखा है स्वप्नवास दत्ता, और इन्हीं दोनों का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। जब ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के कारागार में कैद था, तब की ये घटनाएं हैं, और ये कहाँ पर लिखा गया है, उज्जैन से ये संबंधित है। सो मेरे दोस्त इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, छंदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय या संयुक्त निकाय। तो मैंने आपसे बताया है स्टार्टिंग में कि अंगुत्तर निकाय, और एक कौन सा है, एक है आपका भगवती सूत्र। इन दोनों से आपको सामान्यतः 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन देखने को मिल जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान, गिरिवज्र या राजगृह, वैशाली या चंपा। सो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं सामान्यतः यहाँ पर कि मगध की राजधानी क्या थी, तो ये बहुत आसानी सा प्रश्न है। आपको पता है मगध की राजधानी राजगृह थी, और राजगृह या गिरिवज्र थी। इसी राजगृह में आप देखेंगे कि पहली क्या हुई है, पहली बौद्ध संगीति हुई है। राजगृह में ही पहली बौद्ध संगीति आपको देखने को मिलेगा किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी, ये राजगृह या गिरिवज्र, ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर मैं सपोज थोड़ा सा बात करूं किसके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लीजिए। ब्रीफिंग का मतलब है कि अगर मैं बात करूं मगध पर, तो माना जाता है कि मगध की गद्दी पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने शासन किया है, तो शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो माना जाता है कि बृहद्रथ था। हालांकि बृहद्रथ के बारे में बहुत सारे जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन बृहद्रथ का पुत्र का नाम क्या था, जरासंघ। क्या नाम था, जरासंघ। और ऐसा माना जाता है कि जरासंघ मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद में फिर हर्यक वंश आए हैं, शिशुनाग वंश आए हैं और नंद वंश आए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं राजगृह की, तो राजगृह की स्थापना किसने की थी, तो राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पर किसने स्थानांतरित किया था। एक चीज़ आप मैं बता दूं, देखिए, एक का नाम आपने सुना होगा बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में आपने नाम सुना होगा अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में आपने एक नाम सुना होगा उदयन। नाम सुना क्या है आपने, उदयन सुना है। ठीक, और आगे चल के आप एक शासक और देखेंगे, उसका नाम था शिशुनाग। थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लीजिएगा। ठीक, अगर मैं बिंबिसार की बात करूं तो इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी इसने, राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे मतलब अजातशत्रु के शासनकाल तक भी राजगृह रहा है, लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको, और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने की है। लेकिन जब शिशुनाग आता है तो शिशुनाग ने कुछ समय के लिए मगध की राजधानी को वैशाली बनाया था, लेकिन बाद में फिर उसके जो मतलब वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने फिर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था। तो ये कुछ बेसिक्स है, राउंड में है, राइट या लेफ्ट पूछे तो आप करने में सक्षम होंगे। प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास किस आकृति पर है, अर्धचंद्राकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसका जो आकार है वो कैसा है, अर्धचंद्राकार है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज किसने की थी, तो मेरे दोस्त इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो लगभग 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रावस्ती वाले रीजन्स पे एक स्थान है जिसका नाम है सहेत महेत, जैसे सहेट महेट भी कहा जाता है। जब इसका उत्खनन किया तब इन्होंने बताया कि इसका जो आकार है, नगर विन्यास है, वो कैसा है, अर्धचंद्राकार है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद वंश के बाद में आपको पता है कि नंद वंश का शासक कौन था, घानानंद था। और घानानंद के शासन के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करता है और घानानंद को पराजित करके मौर्य वंश का नींव डालता है। ठीक, मौर्य वंश का नींव डालता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि घानानंद के ही शासनकाल में या टाइम ओराइजन में आप देखेंगे तो भारत पे विदेशी आक्रमण हुआ है, और किसने किया था, सिकंदर ने किया था। अगर मैं बात करूं तो सिकंदर के समकालीन शासक भारत में कौन था, तो सिकंदर का समकालीन शासक भारत में घानानंद था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौन था, अगर मैं यूनानी शासकों में बात करूं
तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, 1 सेकेंड, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा मैं पानी पी रहा था। वहीं पे अगर मैं चंद्रगुप्त की बात करूँ तो चंद्रगुप्त का जो समकालीन है वो सेलुकस निकेटर है, सेलुकस। और ये सेलुकस कौन है? ये सिकंदर का ही उत्तराधिकारी है, सेलुकस निकेटर। तो सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है और सिकंदर घनानंद के समकालीन है। इसी सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके इसर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। और विवाह करने के साथ ही में एक जो इसका दरबार में आया था उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज किसका दरबारी में था? तो आप देखेंगे वो सेलुकस निकेटर का था, राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यहीं पे इसने इसके 4 प्रांत भी ले लिए थे, हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिए थे। किससे? सेलुकस निकेटर में। बदले में उसको 500 हाथी भेंट कर दी थी। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबसार, प्रसेनजित, चंडप्रघोत या उदयन। सो मेरे दोस्त ये बिंबसार से संबंधित है। बिंबसार का जो दरबारी या राजकवि था वो कौन था? चंडप्रघोत था, सॉरी जीवक था। और जीवक को ही बिंबसार ने चंडप्रघोत के बीमारी के या इलाज करने के लिए इसके दरबार में भेजा था। तो ये कुछ बेसिक से प्रश्न थे जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको मैंने एक ब्रीफिंग करने की कोशिश की। हालांकि प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन वो अधिकांश प्रश्न सामान्यतः 16 महाजनपद के राज्य राजधानी उनसे संबंधित थे, जो कि मैंने एक ही जगह आपको बताने का काम किया है, इससे कि मैक्सिमम प्रश्न आपके वहीं से कवर हो गए। अगले सेशंस में हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के? तो विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण के साथ साथ में हम लोग बात कर लेंगे, फिर आएगा विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश पे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस डेली न्यूज़ पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।